एवरीवन, वेलकम बैक। हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। तो एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है असेसमेंट। सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 8 उसमें डिफाइन किया है असेसमेंट किसको कहते हैं। अब ये असेसमेंट आपने वर्ड पहले भी शायद सुना हो। जब स्कूल या कॉलेज में टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, कभी कभी कहीं कहीं पर उसको नाम दिया जाता है असेसमेंट। उसको असेसमेंट क्यों कहते हैं? असेसमेंट मतलब असेस करना। असेस करना मतलब एक तरह से एग्जामिन करना, किसी चीज को परखना। तो जब स्टूडेंट्स को परखते हैं, उनकी नॉलेज का टेस्ट लेते हैं, तो उसको असेसमेंट भी कहते हैं। एग्जाम्स को असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है। तो असेसमेंट का इनकम टैक्स में क्या मतलब है वो समझते हैं। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग। जो प्रोसेस फॉलो करते हैं डिटरमिन करने के लिए, उसको असेसमेंट कहते हैं। क्या डिटरमिन कर रहे हैं? इनकम और लॉस ऑफ द एसेसी, लायबिलिटी ऑन द इनकम सो डिटर्मिन्ड, एंड द टैक्स पेबल और रिफंड ड्यू टू असेसी। अब इनकम टैक्स ऑफिसर अगर आपकी असेसमेंट करेगा, तो वो आपके नॉलेज का टेस्ट तो लेगा नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पूछेगा नहीं। उसको किस चीज से मतलब है? आपकी इनकम कितनी है, या लॉस अगर हुआ है बिजनेस में तो लॉस कितना है। उस लॉस के ऊपर आपका उस इनकम के ऊपर आपका टैक्स कितना बनता है, और कितना एडवांस टैक्स जमा है या टीडीएस कटा है, और सब सारा हिसाब किताब करने के बाद आपसे और कितने पैसे लेने हैं, या आपको कितना पैसा रिफंड करना है। इनकम टैक्स को तो इसी से मतलब है। तो इनकम टैक्स में असेसमेंट का मतलब आपके अफेयर्स को एग्जामिन करना, सो दैट आपकी इनकम का पता लगाया जा सके, टैक्स लायबिलिटी का पता लगाया जा सके, और कितनी टैक्स आपसे और लेनी है या आपको रिफंड करना है, ये पता लग सके। सो दैट इज असेसमेंट। जिस पर्सन का असेसमेंट होता है उसे कहते हैं असेसी। ठीक है, असेसी। तो असेसी की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कई बार आपको ये वर्ड इनकम टैक्स एक्ट में मिलेगा। असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under the income tax act। जब भी आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी है किसी भी साल के लिए, तो आप असेसी हैं। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कोई इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में टैक्स पे करना हो, तो वो असेसी कहलाएगा। उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है, तो वो असेसी कहलाएगा। एन इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ टैक्स ही नहीं, एनी अदर सम ऑफ मनी। अब आप सोचेंगे भाई टैक्स का लॉ है तो हम तो टैक्स ही भरेंगे ना, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, एनी अदर सम ऑफ मनी का क्या मतलब है? अब हम जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ सामान तो खरीद नहीं रहे जिसका पेमेंट करना है, नहीं। तो टैक्स के अलावा भी पेमेंट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा, आपने आपने नोटिस को इग्नोर कर दिया, कंप्लाई नहीं किया। नोटिस में लिखा था रिटर्न भरो, आपने नहीं भरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर उसके लिए पेनल्टी लगा दी 10,000 की। तो अब ये जो 10,000 है, ये टैक्स का अमाउंट नहीं है, ये पेनल्टी है। या सपोज लॉ में ऐसा लिखा है कि आपको इतनी तारीख तक टैक्स जमा करना था, आपने नहीं किया, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लगाते हैं। अगर आपको 100 रुपए जमा करने थे, तो अब आप 100 रुपए के अलावा 5 रुपए एक्स्ट्रा जमा कराओ, 105 रुपए जमा कराओ। ये 5 रुपया इंटरेस्ट है, ब्याज है। तो अगर आपको टैक्स पे करना है, टैक्स की लायबिलिटी है, सिर्फ टैक्स नहीं, अगर और कोई भी सम ऑफ मनी आपका पेबल निकलता है, वो इंटरेस्ट हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। कोई भी ऐसी पेमेंट बनती है, आपके ऊपर लायबिलिटी है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको कहा जाएगा असेसी। Assessee also includes every person in respect of whom
any proceeding under the act has been taken for assessment of his income or loss or of the amount of refund due to him, the assessment of income or loss or of the amount of refund due to any person in respect of which he is assessable. Example, income of minor clubbed in the hand of parents. मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं. सपोज आपको लगता है कि आपकी इनकम नहीं है या जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, आपके हिसाब से कोई लायबिलिटी है ही नहीं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाउट हुआ तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन करी या आपको कुछ नोटिसेस भेजे या उनके पास कोई एविडेंस ऐसा आया तो वो आपके घर रेड करने पहुंच गए. आपने मूवीज में देखा होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर जाते हैं, रेड करते हैं, छुपा हुआ काला पैसा ढूंढ के निकालते हैं. तो ऐसी बहुत तरह की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, बहुत तरह की कार्रवाई. प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई, कोई एक्शन लेना. तो डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई एक्शन लिया है जिससे आपकी इनकम को डिटरमिन किया जा सके. जाके आपसे इंफॉर्मेशन मांगना, आपके ऑफिस में जाके रिकॉर्ड चेक करना, ये सारी प्रोसीडिंग्स हैं फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम या लॉस और उसके कारण अराइज होने वाला टैक्स. तो अगर आपको भले ही लगता हो कि कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी, ऐसी कोई कार्रवाई शुरू कर दी, तो भी आप एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएंगे. पहली बात. जो दूसरा बुलेट पॉइंट है वो क्या कहता है? असेसमेंट और इनकम, असेसमेंट ऑफ द इनकम और लॉस और द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू टू एनी पर्सन in respect of which he is assessable. For example, एक चैप्टर है टैक्स में, क्लबिंग ऑफ इनकम. अगर आपका कोई सपोज कोई पर्सन है, मिस्टर ए, उनका एक 5 साल का या 6 साल का बेटा या बेटी है, माइनर है, और उसकी कुछ इनकम है, तो वो नॉर्मली पेरेंट के साथ, पेरेंट की इनकम के साथ जोड़ दी जाती है और पेरेंट को उस इनकम पर भी टैक्स देना पड़ता है. इसे कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम. किसी और पर्सन की इनकम आपके साथ जोड़ दी गई, क्लब कर दी गई और आपको उस पर टैक्स देना है. तो हो सकता है आपकी खुद की इनकम ना हो, या हो सकता है आपकी अपनी इनकम के अलावा किसी और की इनकम के लिए भी लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाए. तो उस वजह से भी आप असेसी बन सकते हैं. आप असेसी तब भी कहलाएंगे न सिर्फ अपनी खुद की इनकम के लिए, पर किसी और की इनकम के लिए भी. अगर आप लायबल टू पे टैक्स हैं या एनी अदर सम ऑफ मनी, तो भी आप असेसी कहलाएंगे. इसके अलावा असेसी ऑल्सो इंक्लूड्स एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसी अंडर द एक्ट. ये डीम्ड वर्ड इनकम टैक्स में आप बहुत जगह पढ़ेंगे. डीम्ड का मतलब है मान लेना. तो भले ही आप अभी तक जितनी डेफिनेशन पढ़ी है उसके हिसाब से आप असेसी नहीं हैं, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट किन कंडीशंस में मान लेगा कि आप असेसी हैं? एजेंट ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, representative assessee as defined in section 160. कोई नॉन रेसिडेंट पर्सन है, इंडिया में नहीं रहता है, इंडियन अथॉरिटीज के रीच के बाहर रहता है, उसका कुछ काम इंडिया में है और आप उसके एजेंट हैं, तो अगर उससे कुछ टैक्स निकलता है क्योंकि आप उसके बिहाफ पे एक्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से आपको असेसी मान लिया जाएगा उस नॉन रेसिडेंट की इनकम के लिए, या उस नॉन रेसिडेंट ने जो टैक्स भरना है या एनी अदर सम ऑफ मनी उसके लिए. और वैसे सॉरी और वैसे ही और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी. जब कोई पर्सन किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो पर्सन लायबल हो जाता है उस पर्सन की, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी लायबिलिटी को भी वो अपने सर पे एक तरह से ले लेता है. तो इनकम टैक्स एक्ट इस पर्सन को भी असेसी मान लेगा क्योंकि ये किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है. तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव असेसी. ये दोनों भी डीम्ड टू बी असेसी होंगे.
assessee also includes every person who's deemed to be an assessee in default. जैसे आगे जाके आप पढ़ेंगे TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर मैं कोई कंपनी हूं और मैं अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देता हूं, तो मेरी ये ड्यूटी है कि मैं उसमें से थोड़ा सा पोर्शन, एक सर्टेन परसेंटेज जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डिफाइंड है, उतना पैसा सैलरी देते वक्त ही काट लूं और काट के गवर्नमेंट के पास जमा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करा दूं। इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो अगर ये मेरी ड्यूटी है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी है, और मैंने ड्यूटी नहीं करी, तो इनकम टैक्स एक्ट मुझे कहेगा आई एम एन असेसी, आई एम डीम टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट। मैं वो असेसी हूं जिसने इनकम टैक्स एक्ट का कोई डिफॉल्ट किया है, किसी रूल का वायलेशन किया है। और बोरोअर फेलिंग टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, तो जैसे एम्प्लॉयर के केस में था, वैसे ही मैंने किसी से कोई लोन लिया है और मैं उसको इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूँ। ये इंटरेस्ट का पेमेंट उसके लिए इनकम है, तो जब मैं उसको उसकी इनकम दे रहा हूँ, मुझे इसमें से थोड़ा सा पोर्शन, जो इनकम टैक्स एक्ट में परसेंटेज डिफाइंड है उसके हिसाब से, डिडक्ट करके, उसको देने के पहले ही डिडक्ट करके रख लेना है और जमा कराना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये नहीं किया तो आई विल बी डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट एंड असेसी। अगले वीडियो में हम देखेंगे असेसमेंट ईयर किसको कहते हैं, प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज डू वॉच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।